नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है फिर से हिस्ट्री में, जिस तरह से हमारी जो सीरीज हिस्ट्री की चल रही थी, तो प्राचीन भारत को हम पढ़ रहे हैं। और उसमें अभी तक जो हमने कवर किया उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी देखा कि किस तरह से मानव का जो उदय कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री हमने देखा। और इसके बाद हमने जो देखा किस तरह से पाषाण काल का पूरा अध्ययन किया, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सारी चीज़ों को हमने ख़त्म कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो आप जो है उस पर ऊपर आई बटन में आपको सारे लिंक दिख जाएंगे, या फिर जो है आप चैनल पर सीधे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के नाम से, और उसमें जा करके आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। तो चलिए, आज का जो हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक, वो है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है वो? सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक तरह से हिस्ट्री का। और ख़ासियत इस बात में, जो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की जो संभावना जो होती है, वो इस बात की ज़्यादा होती है कि जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है, तो उसमें आपको उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, महत्वपूर्ण स्थलों को। दूसरी जो क्वेश्चन का उसका जो एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री का उतना ही योगदान होता है, चाहे वो किसी बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी या डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो। सब में एक जैसे क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीज़ें एक ही हैं जो हमें पढ़नी है। तो महत्वपूर्ण स्थल इसमें एक उसका फेवरेट टॉपिक है। दूसरा देखोगे कि उसमें पूछता है, और इसमें एक चीज़ और देखेगा, महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ वो स्थल की जो है बसें कहाँ पर है, मतलब जो उसमें खास तौर से पूछता है कि नदियों का जिक्र जो है उसमें, कि किस नदी के तट पर वो स्थल जो है। दूसरी जो इसका खास बात है कि वहाँ मतलब कि जो उत्खनन से जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए पूछता है वो, कि महत्वपूर्ण क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं कि महत्वपूर्ण सामग्री। ठीक है, महत्वपूर्ण सामग्री जो हमने उत्खनन से प्राप्त की है। तो उसमें पूछता है कि जो है, जैसे पूछ लेगा सोने की बाली कहाँ से मिली, है ना, ये सारी चीज़ें ऐसे करके आ जाएगा। कहाँ से कांसे की मूर्ति मिली थी, ये सारे क्वेश्चन जो है वो भी पूछता है। तो ये इन दोनों पर आपको बहुत जो है ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद तो खास तौर से जो हमने नगर नियोजन की व्यवस्था इसमें पढ़नी है। अब सिंधु घाटी अगर सभ्यता की खासियत देखें तो उसमें हमको ध्यान से पढ़ना है नगर नियोजन उसका, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है, नगर नियोजन। और इसके साथ ही देखोगे कि जो जल की व्यवस्था उसमें थी, ठीक है, जल प्रबंधन लिख लेते हैं, व्यवस्था नहीं, जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन। तीसरी बात है, इनके कहाँ से व्यापारिक संबंध थे, तो व्यापार और वाणिज्य के बारे में होता है। और अगर देखें तो व्यापार वाणिज्य के साथ साथ इनका जो धार्मिक कल्चर, या इनको कह लो कि कल्चर इनका जो है, मतलब कि धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे लास्ट में आकर के कि यहाँ से अभी तक हमको, ठीक है, बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त होती हैं, लेकिन हम फिर भी, हमें जो यहाँ पे कोई भी तरह के उस तरह का कोई लिखित साक्ष्य, मतलब साक्ष्य तो लिखित है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो हम इस बात पर अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए हैं विद्वान, कि यहाँ पे क्या इन लोगों में धर्म को मान्यता थी या नहीं थी, धर्म जैसी कोई चीज़ थी या नहीं थी। लेकिन जिसमें हम देखेंगे कि इनका विश्वास तो है, कहीं ना कहीं धर्म की तरफ झुकाव है, विश्वास है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हम इसको कह रहे हैं। और तो चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम इसमें देखते चलेंगे। महत्वपूर्ण नगर वगैरह जो है वो सब भी हम देखेंगे कौन से थे इसके, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल और महत्वपूर्ण नगर इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक एक करके जो है हम एक तरफ से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। पहले उसके भूमिका को देख लेते हैं कि क्या इतिहास रहा, और ये अचानक से कहाँ से आ गई सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि जब इसकी कहानी की बात अगर करें, सिंधु घाटी सभ्यता जो है बेसिकली क्या था, कि आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में, ये सभ्यता जो है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़्यादातर फैली। इसके जो क्षेत्र है आपको देखने को मिलेंगे, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, अगर मैपिंग से आप समझने की कोशिश करें तो अगर ये देखेंगे तो ये अफ्रीका का हिस्सा आपका मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखोगे कि ये वाला हिस्सा आपका है लाल सागर का, और फिर यहाँ से ये थोड़ा वो हो गया, इस तरह से कुछ देख सकते हो, ये लाल सागर आपका है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका ये हिस्सा पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ देखोगे ये इंडिया आ गया आपका,
ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे आप, ये मैप में अगर एक समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन इसी से काम चला लेंगे हम लोग। तो ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे ये है मिस्र। तो आपका यहीं पर जो थी, ये जो नील नदी का जो ये यहाँ पे देखोगे उद्गम डेल्टा बनाती है, ये जो पूरा एरिया है, ये वाले एरिया, इसमें जो सभ्यता आपकी थी उसी दौर की सभ्यता थी, उसी के साथ पनप रही थी नील नदी घाटी सभ्यता। ठीक है। और इसी समय में देखोगे कि यहाँ पर आप जब आओगे, ये जो हिस्सा आपका है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर थी आपकी कौन सी सभ्यता थी वो, जो अरब के बाद जो है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन सब के बाद देखोगे तो आप यहाँ पर इसी के क्षेत्र में सारे जो है ये यहाँ पे पड़ रही थी। ये आपकी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और साथ ही अब यहाँ पर देखोगे तो यहीं जो है अफगानिस्तान में यहाँ पर एक नदी बहती है, दास्क नदी है। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं तो दाश्क नदी है यहाँ। ठीक है। और यहीं से जो शुरू होता है आपका वो क्षेत्र, तो यहाँ से ऐसे करके ये चला जाता है, मान लेते हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से फिर यहाँ तक ये जो हिस्सा है दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से लेकर के, और ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका है वो किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये एरिया है सिंधु सभ्यता है। अब ये जो तीनों सभ्यताएं हैं, नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है, ये तीनों पैरेलली एक साथ चल रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक पहले आई दूसरी पहले, ऐसा नहीं था। ये तीनों जो है एक पैरेलल वे में अपने समकालीन सभ्यताएं हैं तीनों। और तीनों की खासियत क्या थी, जैसे हमने देखा था जब नवपाषाण काल को समाप्त किया, तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में क्या हुआ था कि तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था और एक नई संस्कृति उसी में जन्म ली थी, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति ने जन्म लिया था। और वहीं जब ताम्रपाषाणिक संस्कृति अपने लास्ट में पहुंच रही थी, तो अपने वो जब उसके पतन के दौरान में क्या हुआ कि अपने लास्ट चरम पर जब वो पहुंची, तो उसने तांबे के साथ जो है टिन को मिलाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने भी टिन का मिलाना शुरू कर दिया था। तो इसको मिला करके जो तांबा और टिन बनता है, वो आपका कांसा नामक एक जो है धातु, मिश्र धातु बन जाती है। ठीक है, कांसा। तो ये जो सभ्यताएं हैं जस्ट उसी के पैरेलल हैं, उसी के समकालीन है सभ्यताएं। जैसे ताम्रपाषाणिक खत्म हो रही है, उसके बाद ये तीनों जो है पैरेलली अपने आप में उद्भव इनका होता है। तो ये जो तीनों है ना, व्यापक तौर पर क्या किया इन लोगों ने, कांसे का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग है यहाँ पे, ये बात आपको याद रखने की है, कांसे की सभ्यता। यही कारण है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता का एक और नाम इसी तरह से होता है, इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। तीनों ही कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। यहाँ पर भी कांसे का बराबर प्रयोग देखने को मिलेगा, मतलब ये मिस्र वाले में भी, मेसोपोटामिया में भी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी। दूसरी खास बात सिंधु घाटी सभ्यता की, दूसरी खास बात आप देखोगे तो ये अगर आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, अगर ये जम्मू कश्मीर है मान लेते हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, अब ये आपको समझ आ रहा होगा, ये अगर जम्मू कश्मीर आपका है तो यहाँ पर जो ये जो स्थल है, ये थोड़ा यहाँ पर है कहीं, ये मांडा है। कौन सा है, मांडा। तो ये मांडा है। यहाँ पर कौन सा स्थल है, ये देखोगे तो ये है दैमाबाद। कहाँ पर पड़ता है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। और अभी से आप इसको याद रखिए कि दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो गोदावरी के बहुत सारी सहायक नदियों में, जैसे प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये सब जो है वो सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये दैमाबाद यहाँ पर है। यहाँ पर ये है दाश्क नदी। ठीक है, ये जो स्थल है वो कौन सा है, सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। अभी इसको हम क्लियर कर देंगे क्योंकि ज़्यादा एक साथ सार्ट हो रहा है मैप में, बहुत ज़्यादा एक हो रहा है, तो अब इसमें नया कुछ नहीं लिखते हैं। ये देखोगे आपका दाश्क नदी है यहाँ पर, यहाँ पे सुतका गेंडोर, इसका सबसे आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पश्चिमी जो स्थल है मिला है अभी तक का जो ज्ञात है, वो सुतका गेंडोर है। सबसे उत्तरी देखोगे तो कौन सा है, मांडा है। मांडा कहाँ पर है, भारत में है, और वो भारत में भी कहाँ पर देखोगे, जम्मू कश्मीर में। और ये जो देखोगे दैमाबाद है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो अब यहाँ पे एक बात आती है समझ में
इसका अच्छा पूर्वी स्थल इसका हम भूल गए। पूर्वी स्थल यहाँ पर देखोगे है, वो यूपी में पड़ता है। पूर्वी स्थल जो है कहाँ पर, आलमगीरपुर है। पूर्वी स्थल कौन सा उसका है, आलमगीरपुर है, मेरठ में पड़ता है वो, ठीक है। वो उसका सबसे पूर्वी स्थल है और हिंडन नदी के तट पर है वो आलमगीरपुर आपका। तो मांडा आपका इसी तरह से अभी देखेंगे कि रावी नदी के तट पर है, और सिंधु ये इसी तरह से ये पे दास्क नदी है, दैमाबाद प्रवरा नदी के है, तो ठीक है। अब एक खास बात थी कि ये जो तीनों, ये जो आपका पूरा स्थल दिख रहा है, जो ये आपकी मतलब एरिया दिख रही है, अभी तक जैसे कि हमने देखा कि ये एरिया जो है आपका दास्क से लेकर के, मांडा से लेकर के दैमाबाद के बीच में एक कौन सी एक देखोगे त्रिभुजनुमा संरचना बन रही होगी ना इसकी, ठीक है, त्रिभुजनुमा इसकी एक संरचना बन रही है, ठीक। तो इसमें आप देखोगे जो इसकी उत्तर से दक्षिण अगर आप जाओगे, कि अगर आपको समझना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब यहाँ से लेकर के ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट, तो ये नॉर्थ से साउथ जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, वो है तकरीबन जो है 1400 किलोमीटर। वर्तमान समय में जो है वो 1400 किलोमीटर, मतलब वो मांडा से लेकर के दैमाबाद के बीच की जो डिस्टेंस है, वो नॉर्थ से साउथ इसकी जो लंबाई है एरिया का, वो देखोगे 1400 किलोमीटर है। इसी तरह से ये देखोगे कि जो ईस्ट टू वेस्ट है ये लंबाई, ये है 1600 किलोमीटर। और यहाँ पर देखोगे जो इसका ये वाला जो एरिया है, जो कि कौन सा, ये वाला जो एरिया है देखोगे तो इसमें से जितना भाग तटीय क्षेत्र पड़ता है, तटीय क्षेत्र मतलब जो सागर तट से लगा हुआ जो क्षेत्र है, उसका जो लंबाई है वो करीबन 1300 किलोमीटर लंबाई में है। इस तरह से जब इसका पूरा कंप्लीट जब क्षेत्रफल निकालोगे, तो अभी जो वर्तमान में उसका क्षेत्रफल है 20 लाख जो है वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, क्या है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे आप देखोगे जब तक स्वतंत्रता भारत को नहीं मिली थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने बहुत शुरू से ही बात कर रहे थे दयाराम राय साहनी की, जिसमें दयाराम राय बहादुर साहनी की, उन्होंने 1921 में इसकी खनन किया, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन इसका भी क्षेत्रफल इतना देख लेते हैं कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्तमान समय में। स्वतंत्रता से पहले तक का अगर देखोगे ना, इसका क्षेत्रफल तो बहुत कम था, जितना हम जान रहे थे वो तकरीबन 12,99,000 समथिंग करके था, तो वो करीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के पास था, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास पहले क्षेत्रफल था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी बध जाए इसलिए मैंने इस सबको बता दिया। फिलहाल आपको ये पता करना है, ये याद रखने की जो इसमें ज़रूरत है कि सबसे पश्चिमी स्थल जो इसका है वो सुतका गेंडोर है, सबसे इसका जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है, आलमगीरपुर है, सबसे उत्तरी स्थल इसका कौन सा है, वो मांडा है, और सबसे दक्षिणी स्थल जो आपका है वो दैमाबाद है, ठीक है। अब हम, मुझे लगता है कि इस मैप को डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं, और आगे बढ़ते हैं कि आगे हमको क्या देखना है। ये नील नदी घाटी की सभ्यता है, नील नदी के तट पर थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीनों ही सभ्यताएं जो हैं आपस में एक दूसरे के समकालीन सभ्यताएं, और तीनों कौन सी सभ्यताएं हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं, ठीक है। कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है तीनों। अब इसमें एक चीज़ देखोगे, मेसोपोटामिया की जो अपनी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके और भी कई सारे नाम हैं। जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है, ठीक है, वो ऐसे बहती हुई फिर यहाँ पे जाके गिरती है बांग्लादेश में होके हुए, ये गंगा नदी यहाँ से बहती है। और यहीं पर देखोगे कि पहले एक सरस्वती नदी बहती थी, राजस्थान से होकर के बहती थी, ठीक है, एक सरस्वती। तो और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जो है सिंधु नदी आपकी आती है, और फिर ये जो है ऐसे करके ये पाकिस्तान में आकर के गिरती है अरब सागर में। तो यहाँ पे ये देखोगे सिंधु और ये गंगा के बीच में सरस्वती नदी भी बहती थी, और उसके आसपास भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, ठीक है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, कौन सा नाम दिया जाता है, सरस्वती घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके और भी नाम है, अभी हम आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। यहीं पे जान लेते हैं कि इसको एक नाम और है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा में ही खुदा गया था, और वो कहाँ पर था, पाकिस्तान में था, ठीक है, पाकिस्तान में था हड़प्पा, और वहाँ पर उसकी खुदाई हुई थी। किसने की थी, दयाराम राय बहादुर साहनी ने। वर्ष कौन सा था, 1921 का। उस टाइम देखोगे तो जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके निदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो अब आप देखोगे कि जब ये सारी सभ्यताएं हैं,
तो इसमें क्या हुआ कि जब ये सभ्यताएं शुरुआती दौर पर थी तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपने ही मतलब पहले वहाँ पर क्या था कि जैसे आपके यहाँ क्या है, मान लीजिए कि आपका कभी गांव जो लोग मतलब अभी शहर में हैं, हो सकता है कि वो हमेशा से शहर तो नहीं रहा होगा, कभी एक टाइम रहा होगा जब वो गांव रहा होगा, ठीक है, वो गांव रहा होगा और इसके बाद वो धीरे धीरे फिर उसका क्या होगा, क्रमिक रूप से उसका विकास होता चला गया, वो अपने आप में वहाँ के लोगों ने अपना खुद का विकास किया और धीरे धीरे पूरे गांव का फिर पूरे जिले का और फिर वो पूरा एक नगर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे होता है। अब आप देखोगे कि जो ये हड़प्पा की सभ्यता थी, मतलब ये अब हड़प्पा लिख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, जो कुछ भी कहो सब इसी के नाम है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी, इसमें क्या था कि हाँ मैं क्या बता रहा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कई सारे विद्वान हैं जिनके लेकर के बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति की बात जब करते हैं कि ये उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति को हम देख रहे हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में दो मत हैं बेसिकली फेमस हैं, जो दो मत बहुत ब्रॉडली फेमस हैं। उसमें से दो भाग में से एक क्या कहता है, ठीक है, एक कहते हैं कि स्वतः विकसित हुई, स्वतः विकसित हुई मतलब पहले ग्रामीण संस्कृति रही होगी और फिर वो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो गई। दूसरे कहते हैं कि नहीं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है ये, इसमें इनका कहने का मत है विदेशी मत, ये जो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं देशी मत। जो स्वतः वाली है उसको कहते हैं देशी मत और उसको कहते हैं विदेशी मत दूसरे वाले। इसमें क्या था, इसमें लोगों का कहना है कि जैसे इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि जैसे वो हमने देखा ना नील की थी और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर तो ये कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए और फिर उन्होंने जो है इसको विकसित किया, ठीक है। लेकिन ये इतना मतलब ये सिर्फ कह देना कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए और इसको विकसित किया, इतना सही नहीं, इसलिए सही नहीं लगता है। इसलिए सही नहीं लगता है क्योंकि आप जब मेसोपोटामिया की सभ्यता देखोगे, नील नदी की सभ्यता देखोगे और आपकी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे, इन तीनों ही सभ्यताओं में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सबसे ज़्यादा जो है विकसित अवस्था में थी, सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में है और तीनों समकालीन सभ्यता है, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। अब आप देखोगे कि जो ये अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसको देखोगे, ये पूरी तरह से ना, पूरी तरह जो है ये नगरीय नहीं है ना, पूरी तरह नगरी नहीं है, तो इसको कहा जाता है अर्धनगरीय, ठीक है, ये अर्धनगरीय सभ्यता है। जबकि आपकी जो ये सिंधु वाली है, सिंधु है, ये मेसोपोटामिया, ठीक, सिंधु वाली जो है पूर्ण नगरीय है, पूर्ण नगरीय सभ्यता है। इसमें एकाध ऐसे स्थल हैं, इक्का दुक्का, अभी तक तो सिर्फ एक स्थल ऐसा मिला, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, जो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता में था। बाकी लगभग सारे स्थल में ग्रामीण है, मतलब नगरी जो है उसमें कल्चर देखने को मिलता है। देखोगे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, अपने मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग है। तो मतलब आपको लगता है कि एक जो है अविकसित लोग आएंगे और फिर एक जो है पूरी सभ्यता को इतना हाईलाइट कर देंगे और इतना विकसित कर देंगे, मतलब ये अपने आप में ही अलग बात है। ये हो सकता है कि ये गए हों यहाँ पे बसा दे, ऐसा अगर कोई कहता तो सोचने की बात होती कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तीनों अपने अपने आप में क्या है कि पैरेलली हैं, अपना अपना विकास का उनका अपना अपना क्रम है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी स्वतः विकसित हुई है, ये ज़्यादा तार्किक मत दिखता है। उसके पीछे हम देखते हैं कि जो स्वतः विकसित और विदेशी मत दोनों सिद्धांतों को जब हम देख लेंगे तो हमारे जो दिमाग में है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अब जो स्वतः विकसित वाले हैं, स्वतः जो देशी वाले हैं, उसमें देखोगे तो उसमें भी दो मत हो जाता है, देशी वाले में भी दो मत हो जाता है। हम पहले देशी वाले को पढ़ लेते हैं फिर विदेशी मत का सिद्धांत पढ़ेंगे। स्वतः विकसित हुई, इसमें भी दो मत है। अब वो कौन कौन से दो मत हैं, दो ग्रुप गुट है इसमें। एक गुट देखोगे तो रोमिला थापर वाला है, रोमिला थापर इतिहासकार हैं, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, रोमिला थापर वाला है। और एक नाम है इसमें फेयर सर्विस का आता है, ठीक है, रोमिला थापर और फेयर सर्विस का नाम आता है। दूसरे में देखोगे तो अमलानंद घोष आते हैं, एलियन दाम्पत्य आते हैं और डीपी अग्रवाल आते हैं। क्या नाम आता है, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, एलियन दाम्पत्य और एक आते हैं डीपी अग्रवाल, ठीक है, डीपी अग्रवाल। अब जो देखोगे जो रोमिला थापर और जो फेयर सर्विस हैं,
ठीक है। रोमिला थापर और फेयर सर्विस, इनका कहना है कि ये जो सभ्यता विकसित हुई वो यहाँ पे पहले एक सभ्यता थी ईरानी और बलूचिस्तानी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। ईरानी और बलूचिस्तानी ग्रामीण संस्कृतियां थी जो हड़प्पा के पहले थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पहले थी, वो अपने ग्रामीण अवस्था में थी। और फिर इनका कहना है, रोमिला थापर और फेयर सर्विस जो विद्वान, ये दोनों इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि इसी जो ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता है, इसी का क्रमिक रूप से विकास होता गया और वो एक दिन जो है अपने इस रूप में आई और वो नगरीकृत सभ्यता बनी और जिसे हम आज जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से वो विकसित हुई। दूसरा जो गुट है अमलानंद घोष का, आलियन दाम्पत्य का और डीपी अग्रवाल का, इन्होंने 3 ऐसे स्थल बताए जिसमें से आप देखोगे उन तीनों स्थल में इनका कहना है कि जो सोथी संस्कृति है, नीचे लिखते हैं 3 नहीं, इसमें एक संस्कृति, सोथी संस्कृति, सोथी। तो इनका कहना है कि एक संस्कृति थी सोथी संस्कृति, वो भी जो है इसी पाकिस्तान का जो अपना वाला, ये जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में थी। और इनका कहना है कि ये जो सोथी संस्कृति है उसी का जो है क्रमिक रूप से विकास है। दोनों मानते हैं कि वो देसी दोनों संस्कृतियां हैं और दोनों जो है ग्रामीण संस्कृतियां थी, उसी से जो है वो क्रमिक रूप से विकसित हुई, इन दोनों मतों को। तो हम इन दोनों मतों में ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है ये सही है, ठीक है, दोनों अपने अपने विद्वानों के अपने अपने मत हैं और इसलिए जो है दोनों लगभग जो है सही प्रतीत होते हैं कि हाँ ठीक है, या तो ये हुआ होगा या तो ऐसा हुआ होगा। हम एकदम से एग्जैक्ट नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक हम कोई साहित्यिक स्रोत हमको प्राप्त नहीं हुआ है जिसपे हम ये कह पाएँ कि हाँ ऐसी बात ये लिखी गई है और ये ज़्यादा सटीक है, ठीक है। तो अब देखोगे जो ये फेयर सर्विस और ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता की बात कर रहे हैं, इसमें 3 स्थल हैं और वो देखोगे कौन से स्थल थे इन तीनों के, मतलब ईरानी और बलूचिस्तान के जो 3 प्रमुख स्थल मिले हैं खुदाई के दौरान, वो इसमें मिला है। एक तो नाल है, एक आमरी है और एक स्थल है कुल्ली, ठीक है। नाल, आमरी और कुल्ली, ये 3 स्थल हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो अगर नाम कहीं आए तो आपको याद रखना है कि ये स्थल जो हैं ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से भी संबंधित थे। बाद में आगे चल करके आमरी देखोगे तो अभी आपके इसमें भी उसमें तीनों के लक्षण दिखते हैं, प्राक हड़प्पा के, मतलब हड़प्पा से पहले के, फिर हड़प्पा के और फिर पाश्चात्य हड़प्पा, उसके बाद के पतन के बाद भी आमरी में देखने को मिलता है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। रोमिला थापर और फेयर सर्विस वाला मत है, ये कहते हैं कि ईरानी और बलूचिस्तानी संस्कृति से इसका विकास हुआ, जिसमें से 3 स्थल की बात की गई है, नाल, आमरी और कुल्ली, ठीक है। तीनों ग्रामीण संस्कृतियां थी ये, और ये धीरे धीरे इन्हीं के क्रमिक रूप से विकास हुआ और फिर वो एक नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गई, ठीक है। इतना तक क्लियर। अमलानंद घोष, आलियन दाम्पत्य और डीपी अग्रवाल, इनका कहना है कि एक संस्कृति थी, एक वो भी ग्रामीण संस्कृति थी, सोथी संस्कृति, और जो सोथी संस्कृति है उसी का जो है क्रमिक रूप से परिवर्तन हुआ और उसी का विकसित अवस्था जो है ये आज ये है। अब ये लोग एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का, उसको सिर्फ सुन लीजिए, कि इनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो आपको मृतभांड वगैरह मिलते हैं, इसमें और उसमें एक खासियत है, दोनों में एक समानता है, बताते हैं। और वो समानता क्या है? इनका कहना है कि जैसे हमने देखा था ना, नवपाषाण काल में जब खत्म हुआ, ताम्रपाषाणिक संस्कृति जब आई, तो जो उन्होंने मृतभांड अपने बनाए थे उसमें देखोगे कि उस पर एक सफ़ेद रंग से लाइनिंग करते थे, सफ़ेद लाइनिंग करते। तो इसमें भी कहा गया कि इसमें भी लाइनिंग की गई है, रंग नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया कि धागे से या रस्सी से जो उसके निशान उस पर बनाए गए। तो एक लाइनिंग वाली बात जो है, एक ही रस्सी से निशान बनाए गए हैं, वो सोथी संस्कृति में भी देखने को मिलते हैं और कहाँ मिल रहे हैं? आपकी हड़प्पा में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इनका कहना है कि इससे भी साबित होता है। दूसरा इन्होंने मत दिया कि दोनों सभ्यताओं में, मतलब सोथी और हड़प्पा दोनों में, जो मृतभांड है उन पर पीपल के पत्तों के निशान पाए गए हैं। किसके? पीपल के पत्तों के निशान भी पाए गए हैं, ठीक है। तो इससे भी इनका मानना है कि ये मिलती जुलती संस्कृति है दोनों। तो ये 2-3 साक्ष्य जो हैं कि लाइनिंग वाला, रस्सी के निशान, पीपल के पत्तों के निशान, तो ये जो है मिलते हैं इन दोनों में। इस आधार पर ये लोग कहते हैं कि ये सोथी संस्कृति का क्रमिक रूप से विकास है। अब देखते हैं ये स्वतः विकसित वाला या फिर देसी मत हो गया। अब देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है। तो विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत आप देखोगे उसमें भी कई सारे विद्वान हैं, जैसे क्रेमर हैं, मतलब कि गजेंटाइल क्रेमर हैं, जॉन मार्शल खुद, उनका नाम आपको याद रखना है कि जॉन मार्शल जो है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में है वो। जॉन मार्शल के बाद आप देखोगे तो जो आपके ये हैं डी कौशाम्बी हैं, HD संकालिया हैं, इन दोनों का नाम तो खास तौर से याद रखना क्योंकि दोनों भारतीय विद्वान हैं और दोनों का मानना है कि ये विदेशी उत्पत्ति का मत है। तो विदेशी मत जब आप देखोगे तो इसमें कुछ नाम आपको जो याद रखने हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको जॉन मार्शल का याद रखना है। जॉन मार्शल देखोगे तो जब पहली खुदाई हुई थी तो उस टाइम
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी। जॉन मार्शल के बाद डी कौशाम्बी, इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको। HD संकालिया, गर्जनटाइल क्रेमर, इन सब का नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। गर्जनटाइल क्रेमर, इसी तरह से वो हैं, क्या नाम, एक नाम है गार्डनर चाइल्ड। ठीक है, बहुत सारे इतने नाम हैं, इतने नामों से ज़रूरत नहीं है। मेन रूप से आपको ये जो 3 नाम है, जॉन मार्शल का, डी कौशाम्बी का और HD संकालिया का, ये नाम आपको हर हाल में मतलब याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये इनका मत क्या है, मैंने मत तो बता ही दिया था कि इनका कहना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ से लोग आए और इसको बसाया था। ठीक है, विद्वानों के नाम ये हो गए आपके। ठीक है, विदेशी मत के सिद्धांत में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ये जान लेते हैं कि हमने देख लिया कि उसकी उत्पत्ति देख लिया और हमने उसके जो है मतों को जान लिया कि कौन कौन से लोगों का क्या क्या कहना है। अब इसके पीछे कहानी है कि कैसे जो है आखिर पता कैसे चला कि ये सभ्यता भी है एक। तो इसके पीछे की कहानी है कि सबसे पहले क्या था कि हम जो इतिहास को अपने मानते थे, हमें जब तक नहीं पता था, मतलब 1921 से पहले की अगर घटना की बात करें, जब तक हमारे पास हड़प्पा की खुदाई नहीं हुई थी, तब तक हमको लगता था कि हमारा जो सबसे प्राचीनतम इतिहास है, अगर पाषाण काल को छोड़ दिया जाए, तो हमको लगता था कि जो मनुष्य का, हमारे यहाँ का जो सबसे प्राचीनतम इतिहास है जिसको हम जानते समझते हैं, वो हमारा वैदिक काल से शुरू होता है। ठीक, हम वैदिक काल को ही मानते थे, 1500 ईसा पूर्व के आसपास से मानते थे। उससे पहले का जो बीच का और ताम्रपाषाणी संस्कृति के बीच का गैप है वो कभी भर नहीं पाया था। तो अब फिर क्या हुआ कि एक विद्वान थे, ठीक है, और 1826 का वक्त था, नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन, ये नाम आप याद रख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा के टीले को देखा था। ठीक है, चार्ल्स मैसन कब देखा था? 1826 में इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा के टीले को जो है देखा। लेकिन देखा ही बस, देखा मतलब गए होंगे, देखो क्या होंगे, इसके बाद कुछ हुआ नहीं मतलब उस वक्त। इसके बाद क्या हुआ कि 1853 का वो दौर था, आपको याद होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो 1853 जब आधुनिक भारत आप पढ़ते हैं तो ये जो वक्त है, तो देखोगे कि डलहौजी का एक तो काल है ये। ठीक है, 1853 जो है, डलहौजी उस टाइम गवर्नर था। और इसी टाइम क्या हुआ है, बहुत सारे काम हुए, जैसे उसने क्या नाम है, बंदरगाहों पर लाइटिंग की व्यवस्था करवाई थी उसने, है ना, दूर संचार की व्यवस्था करवाई उसने उसी वक्त, है ना। तो ये सारे काम जब वो करवा रहा था, और देखोगे डाक सेवा भी उसी टाइम शुरू हुई, 1854 के आसपास। इसी वक्त में 1853 में रेलवे का भी विकास हुआ। रेलवे का पहली रेलवे लाइन आपको याद होगा 1800 कब बनी थी? कमेंट करके आप बताइए, कहाँ से कहाँ तक बनी थी और कब बनी थी? मुंबई से थाने के बीच में बनी थी, कब बनी थी ये आप हमें बताएंगे। वक्त मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं लिखा है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे की वही काम चल रहा था, और इसी रेलवे के विकास के क्रम में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी? वो बिछाई जा रही थी कराची और लाहौर को जोड़ने के लिए, उसके बीच में बिछाई जा रही थी। ठीक है, कराची और लाहौर के बीच में, तो ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब जो इसका काम देख रहा था, जैसे आज के तौर पर ठेकेदार होते हैं, तो वो काम देख रहा था कनिंघम। अब ठेकेदार कहिए इसको, चाहे जो भी समझने के लिए याद कर लीजिए कि ये शायद इसका ठेकेदार रहा होगा कनिंघम, यही काम सारा देगा। इसी के अधीन वहाँ पर काम चल रहा था, कराची और लाहौर रेलवे का। अब उसी में 2 भाई थे, विलियम ब्रंटन, तो इसमें इसको क्यों लिखा है, इसी के अधीन थे 2 भाई काम कर रहे थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। तो इनको कहा जाता है सीधे सीधे ब्रंटन बंधु, है ना, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। अब क्या हुआ कि ये समझ लीजिए इनको कि एक हिसाब से याद रखने के लिए कि ये छोटे ठेकेदार थे, ठेकेदार के अंदर भी वो छोटे छोटे चीज़ों को बांट लेते हैं, और उसमें भी ठीकों में भी ठीका दे देते हैं। तो ये विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, अब इन दोनों ने क्या किया कि इनका इन्हीं यही तो साइट पर वही छोटे ठेकेदार होते हैं। तो अचानक क्या हुआ होगा कि कभी ईंट की कमी पड़ गई, जो रेलवे लाइन के बीच में क्या होती है, दोनों पटरियों के बीच में ईंट वगैरह डाल करके उसको मजबूत बनाते हैं। तो अब जब ईंट की कमी हुई तो इन्होंने क्या किया, आसपास के पड़े हुए टीलों से जो है, टीलों से ईंटें निकाल करके डालना शुरू किया। ठीक है, टीलों से ईंटें निकाल करके डाल रहे हैं, वो प्राचीन जो
महत्वपूर्ण ईंटें थी इतिहास की, उन ईंटों को ये लोग रेलवे लाइन में डाल रहे थे, लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि ये आखिर ये ईंट आई यहाँ कहाँ से, है ना, या कैसी ईंट है ये, इन सब बारे में ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो ये बेसिकली शायद कनिंघम के हक में जाता फैसला अगर उसने इस बात को ध्यान दिया होता और शायद खुदाई हो गई होती। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका नाम होना होता है ना उसी का नाम होता है, जिसके किस्मत में समय से पहले, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इसको मिलने वाला नहीं था। तो अब एक नए आए विद्वान, आप लोग उनका नाम बड़े अच्छे से जानते होंगे, उनका नाम क्या था, लिख देते हैं, बहुत इनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। दयाराम राय बहादुर की उपाधि भी इनको दी गई थी, राय बहादुर साहनी। ठीक है, दयाराम राय साहनी भी कहते हैं, या दयाराम साहनी भी इनको कह लीजिए। 1921 मतलब वो 1853 से सीधे छलांग लगाइए और 1921 में आ जाइए। 1921 के वक्त में, और उस वक्त जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था वो कब बना था, 1902 में बना था। और उसको देखो, इसको तो मतलब नोट करके लिख लीजिए आप इस बात को कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग जो है कब बना था, स्थापना इसकी हुई थी 1902 में। और किसने किया था, कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन ने इसको जो है 1900, कर्जन था या कार्नवालिस था, कर्जन था। ठीक है, कर्जन ही था, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो कर्जन ही था, कार्नवालिस तो बहुत वो अलग है। भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1902 में, और उसकी स्थापना किसने कराई, कर्जन ने कराई थी। कर्जन के काल में ये इसकी स्थापना हुई थी। इस वक्त 1921 में जो उसके अध्यक्ष थे, या फिर उसके कह लीजिए निदेशक थे, वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में ये खनन का कार्य शुरू हुआ। कौन सा, हड़प्पा का। तो अब हड़प्पा का खनन हुआ 1921 में। इसके बाद हमें पता चला कि हाँ, पूरा नीचे तो जो है सिर्फ टीला ही नहीं वो था, नीचे पूरा जो है क्या है, एक शहर बसा हुआ है। तो इस तरह से हमको पता चल पाया कि एक सभ्यता पूरी एक थी शायद। तब इस पर जो है तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, और इस पर और भी जो है विद्वान जो है, अपने इतिहासकार जो है अपनी अपनी राय वगैरह देना शुरू कर, मतलब वो लिखना शुरू करते हैं। फिर उस पर खुदाई वगैरह और जगहों पर शुरू हुई इसी के साथ। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, आगे हम जानेंगे कौन कौन से स्थल हैं, इतना तो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम हड़प्पा को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि अब क्या है कि जब खुदाई उदाई हुई तो सबसे पहला समय ये आया कि आखिर ये कितनी पुरानी सभ्यता होगी। क्योंकि एक बात तो समझ में आती है ना कि ये मिला पूरा शहर है, कब का रहा होगा। तो ये शहर की सभ्यता अगर आप जाने कितनी पुरानी थी, इसमें भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने बहुत सारे मत हैं। ठीक है, तो विद्वानों में कोई एक समान मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे मतों को हम जानेंगे तो जान लेंगे, देख लेंगे, लेकिन याद रखने के लिए हमको 2-3 सिर्फ जानने की ज़रूरत है। जैसे एक तो जॉन मार्शल उस वक्त जो है, जॉन मार्शल उस वक्त निदेशक थे, तो इनका तो हमको जानना ही होगा। दूसरा हम रोमिला थापर का नाम देख लेते हैं, क्योंकि रोमिला थापर जो है एक थोड़ी जानी मानी इतिहासकार हैं। इनकी मतलब थोड़ी नहीं, अच्छी जानी मानी इतिहासकार हैं। इनकी आप देखोगे जब आगे चल करके पढ़ोगे तो इनकी पूरी एक बुक है जिसको हर लोग फॉलो करते हैं, जिसमें जिन्होंने बताया है कि किस तरह से जो हमने देखा था औद्योगिक का, औपनिवेशिक काल का चरण और व्यापारिक चरण, जो कंपनी का मतलब काल विभाजन किया इन्होंने, तो वो बहुत फेमस इतिहासकार है रोमिला थापर। और इसके बाद आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कार्बन डेटिंग वाला जो होता है, कार्बन डेटिंग मेथड से जो ज्ञात किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, तो ये ज़्यादा कारगर भी होता है, सबसे ज़्यादा जो है मान्य भी होता है, सबसे ज़्यादा सटीक भी होता है। और आप देखोगे एक लोगों का जो याद करने लायक है, मैके का, मैके महोदय। ठीक है, बाकी देखोगे ना तो बहुत सारे, मार्टिमर व्हीलर का भी देख सकते हो आप। चलो मार्टिमर व्हीलर का भी हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या टाइम पीरियड बताइए। बाकी से ज़्यादा जरूरत नहीं, वरना डीपी अग्रवाल ने भी अपना बताया कि 2300 से, उसी में सब घुमा रहे हैं, उसी में आसपास। जॉन मार्शल का अगर आप देखोगे तो जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने भी बताया, उन्होंने कहा था जॉन मार्शल ने कि ये 3250 से लेकर के तकरीबन 1750, है ना, 3250 से लेकर के तकरीबन 2750, 500 सालों का इन्होंने बताया था। 3250 से लेकर के 2750 के बीच की ये सभ्यता थी, ये जॉन मार्शल का कहना है। ठीक है, तो एक ये आपको याद रखना है जॉन मार्शल का। दूसरा, जब रोमिला थापर का आप देखोगे तो रोमिला थापर कहती हैं कि ये जो 2000 से लेकर के ये 1500 ईस्वी के बीच में थी। रोमिला थापर
अच्छा, रोमिला थापर मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इसमें जो मत दिया है वो फेयर सर्विस का है, ठीक है, रोमिला थापर ने नहीं, बल्कि ये फेयर सर्विस, आप याद रखिए। इस कार्ड दिखा से खैर अजीब लगी ने। बहुत बढ़िया कही तो यार, सर्विस है, एक सर्विस है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी। तो बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे मत दिए गए, तो उसमें से देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मत हैं जो हैं ज़्यादा कारगर हैं। इसमें से आप देखोगे सबसे पहला जो नाम आता है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल ने कहा कि जो ये सभ्यता थी वो तकरीबन जो है 3250 ईसा पूर्व से लेकर के, इन्होंने बताया कि 3250 बीसी से ये 2750 बीसी के बीच की सभ्यता थी, ठीक है। कब से कब तक इन्होंने बताया? 3250 ईस्वी से मतलब ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व का जब हम बात करते हैं तो जो ईसा की जन्म सती है वहाँ से हम पहले की बात करते हैं, और जब ईस्वी की बात करते हैं तो ईसा के जन्म के बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो 3250 ईसा पूर्व की बात इन्होंने करी, और कहाँ तक? 2750। इसके बाद दूसरा जो नाम फेमस आता है, एक याद रखिए आप, फेयर सर्विस का। फेयर सर्विस कहती हैं कि ये जो है तकरीबन 2000 से 1500 बीसी। अब ये इन्होंने लगभग वही बता दिया कि 2000 से 1500 बीसी में ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपकी सीधे वैदिक संस्कृति शुरू हो गई। तो एक हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बताया, इनका भी देखने में ठीक ही लग रहा है कि हाँ भाई, फिर 1500 के बाद से वैदिक संस्कृति शुरू हो गई होगी। फेयर सर्विस के बाद आप देखोगे कि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कार्बन डेटिंग वाला है, कार्बन डेटिंग विधि। इसमें जो कार्बन डेटिंग में बताया गया उसमें 1750 से बताया गया है, कार्बन डेटिंग में 2350 से बताया गया 1750 तक। कब से कब तक है? 2350 ईस्वी से लेकर के, ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये तीन जो है कंप्लीटली याद रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो आप देखेंगे मैके महोदय हैं, मैके महोदय ने कहा, उन्होंने मतलब अर्नेस्ट मैके की हम बात करें, उन्होंने कहा कि 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच थी, मैके का ये कहना है, ठीक है। इसी तरह से मार्टिमर व्हीलर हैं, उन्होंने कहा कि 2500 से लेकर के ये कब तक है? 1500 तक है। तो मैके और व्हीलर का चाहे तो आप लिख लें, मैके का जो है 2800 से इन्होंने कहा 2500, ठीक है। मैके ने कहा 2800 से 2500। और व्हीलर की बात करोगे तो व्हीलर ने क्या कहा था कि ये जो है 2500 से लेकर के 1500 के बीच में है, ठीक है। 2500 से 15, ये भी ले आए वहीं की वैदिक यहीं से शुरू हुई फिर। तो ये 5 आप याद रखिए। बाकी देखोगे माधव स्वरूप दत्त वत्स हैं, ठीक है, और आपका डीपी अग्रवाल हैं, सबका अपना अपना मत है। डीपी अग्रवाल भी कहते हैं 2300 में शुरू हो गई थी ये सभ्यता, ठीक है, फिर वही जो है अपना 1700 में ख़त्म हुई। तो सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये 3 आप याद रखिए। एक तो जॉन मार्शल का, दूसरा आप कार्बन डेटिंग का, ठीक है, एक फेयर सर्विस का याद रख लीजिए, बस, ठीक है। इसके बाद और मुझे नहीं लगता किसी का इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। टाइम भी हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला जो आपका है कार्बन डेटिंग वाला, वो क्योंकि वैज्ञानिक विधि। अब कार्बन डेटिंग में क्या होता है आपको पता ही होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन हम पता करते हैं कि जो भी हमारे पास मिलता है कि पहले इसका ओरिजिनल कार्बन की वैल्यू कब ये अपने 100% में रही होगी। जैसे कोई कार्बन का ये तत्व होता है, मान लेते हैं कोई भी हमें अवशेष प्राप्त हुआ कि इसमें एक टाइम पर क्या होता है, कार्बन संचित होता रहता है। जब तक हम जिंदा हैं हम कार्बन संचित करते हैं। इसके बाद हमारे मरने के बाद क्या होता है, कार्बन का ह्रास होना शुरू होता है। ह्रास होना शुरू होते होते एक टाइम पे आया, अब मान लो कि जो इसमें अब तक इतना मतलब ऐसे कार्बन दिख रहा था, इतना गहरा था, अब ये कार्बन मान लो कि बचा है इतना। तो अब ये पता चलेगा कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये अपने 100%, मान लो ये 5% कार्बन बचा है, तो ये 100% कब रहा होगा, कितने साल पहले, तो उससे निकाले। तो लगभग ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, लगभग मतलब जो अनुमान है उससे सही वैल्यू है, ये वैज्ञानिक विधि से लगभग एग्जैक्ट वैल्यू इससे मिल जाती है। तो चलिए, ये कार्बन डेटिंग का आपको हर हाल में याद हो कि 2350 से 1750 के बीच में, 2350 से 1750।
अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बढ़ेंगे वो क्या हमारे पास बचा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो चलिए देख लेते हैं कि हड़प्पा के स्थल कौन कौन से हैं। जब आप हड़प्पा के स्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 क्षेत्रों में हड़प्पा फैली थी। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, और कौन सा है? भारत। 3 जगह पर फैली हुई है ये सभ्यता। अब अफगानिस्तान में आप देखोगे तो 2 ही स्थल हैं। एक स्थल जो है मुंडीगाक है और एक स्थल है सुरतगोई, ठीक है, मुंडीगाक और सुरतगोई। तो सुरतगोई और मुंडीगाक 2 ही स्थल प्रमुख हैं, और भी स्थल हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख स्थल हैं जिसको आपको रट लेना चाहिए, और यही बार बार पूछा जाता है। अगर इसमें से पूछेगा अफगानिस्तान से तो यही मुंडीगाक पूछ लेगा कहाँ का स्थल है, कौन मतलब किस सभ्यता से संबंधित है। तो मुंडीगाक और सुरतगोई हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। अब देखोगे कि पाकिस्तान में, अच्छा मुंडीगाक को आप जाने होंगे कि नौपाषाण काल में भी आता है, वहाँ का भी ये स्थल है। अब पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में 3 प्रांतों में हम पाकिस्तान को बांट लें तो वहाँ वहाँ इसके स्थल मिले हैं, और उन 3 प्रांतों को कह सकते हैं, एक तो पंजाब प्रांत है, ठीक है, दूसरा कौन सा है? सिंध प्रांत है, और तीसरा कौन सा है? बलूचिस्तान है, ठीक है, तीसरा है बलूचिस्तान। तो ये 3 भारत में जब आते हैं तो अब इसमें हम अंदर इसमें जाके पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। भारत में देख लेते हैं, भारत में कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से भारत में शुरू होता है? उत्तर में कश्मीर से लेकर के अगर देखें, है ना, JNK से लेकर के, फिर आप देखोगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। अब उत्तर प्रदेश का भी एक स्थल तो है ही, आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और फिर देखोगे महाराष्ट्र है प्रमुख रूप से, ठीक है। और कुछ बचा? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात का नाम हम इसमें भूल गए कि गुजरात है, ठीक है। ये इतने जो है प्रमुख शहर हैं जहाँ पर स्थल हैं इसके, ठीक है। तो ये आपको एक पहले माइंड में बिठाइए कि कहाँ कहाँ पर है।